हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रवि झा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी का, जो जर्नल एंट्री पास करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जानना, जानकारी, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो उसी को हम लोग नेक्स्ट आज दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले फर्स्ट वाले में जर्नल एंट्री 4 अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी के नाम पे था। अब जो होगा कि अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोगों ने कल एसेट्स, कैपिटल के बारे में बात किया था। आज हम लोग लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो लायबिलिटीज होती क्या है? इफ एन अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन अदर देन द ओनर, इट इज कॉल्ड एज ए लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अमाउंट जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है XYZ एंड कंपनी, इन्होंने लोन ले रखा है, या कोई अदर जैसे कि बिजनेस चल रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस है, या हमने किसी से उधार परचेज कर रखा है, जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार। तो ये कौन से है कि एनी अमाउंट ड्यू टू बी पेड। ये अमाउंट क्या है? जब हम ले रखे हैं या उधार परचेज कर रखे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि 50,000 का उधार में परचेज, तो ये 50,000 का जो परचेजिंग है, ये पेमेंट करना है। लोन सपोज दैट 10 लाख का, तो ये रिपेमेंट करना है। सैलरी, कोई वर्कर आपके ऑफिस में काम कर रखा है तो उसको भी सैलरी देना है। तो ये सब क्या है? एनी अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन, राम, श्याम एक्सेट्रा, कोई भी नाम हो गया। इंस्टीट्यूशन जैसे कि XYZ कंपनी, ABC एंड कंपनी, तो ये इंस्टीट्यूशन हो गया। कोई पार्टनरशिप हो गया, कोई फॉर्म हो गया, कोई कंपनी हो गया। उनसे तो किसी से भी, कोई किसी अदर पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन से अदर देन ऑनर मतलब जिसने, ऑनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, ऑनर जो पैसा बिजनेस को दिया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ऑनर और बिजनेस मोर और लेस सेम होते हैं। तो ऑनर एज यूजुअल, ऑनर का पैसा एज ए लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटीज के डिफिनेशन से यहाँ पे क्या है, बाहर कि इफ एनी अमाउंट ड्यू टू पेड टू एनी अदर पर्सन, इंस्टीट्यूशन और अदर देन ऑनर, जो ऑनर के अलावा, जैसे ऑनर का क्या है? कैपिटल। ऑनर में बिजनेस, जो भी बिजनेस शुरू होता है तो उसमें क्या, ऑनर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है उसको किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो अदर देन, जो ऑनर के अलावा जो भी पैसा बिजनेस में है, जो दूसरे किसी से लिए हुए उनको देना है, वो क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। इट हैज टू बी पेड, इसको पे करना ही पड़ेगा एट सम टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में। आज उधार परचेज किए, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीने बाद उसको पेमेंट करना ही। लोन ले रखे हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिस टाइप का लोन है टर्म, उस अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना ही करना है। द क्लेम्स ऑफ दोज हु आर नॉट ऑनर, जो ऑनर नहीं है उनका क्लेम क्या कहलाता है? आर कॉल्ड लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है? लायबिलिटीज अगर हमें जानना है तो टोटल एसेट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी बिजनेस को चलाने में जो मदद करता है, या जो बिजनेस में हम लोग परचेज करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, वो तो करेंट एसेट या नॉन करेंट एसेट, तो वो एसेट्स। और उसमें से कैपिटल, जो ऑनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, जो बिजनेस लगाने में पैसा लगाया है, वो टोटल एसेट्स से उसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा? लायबिलिटीज निकल जाएगी। सपोज दैट एक बिजनेस शुरू हुआ, अब इसमें कैपिटल जो ऑनर ने कंट्रीब्यूशन दिया और ₹10 लाख, ठीक, और अदर से पैसे जो आए और ₹20 लाख, तो टोटल 30 लाख। अब इस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हुआ? एसेट्स परचेज हुआ। तो अगर उस एसेट्स से, एसेट्स मानिए कि हमारा एसेट्स परचेज हुआ है, 40 लाख का हमारा एसेट्स परचेज हुआ है। अब उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ऑनर्स कैपिटल 10 लाख, तो जो बचेगा वो क्या होगा? लायबिलिटीज होगा। जो ऑनर से, जो टोटल हमारे बिजनेस का जितना हमारा लायबिलिटी साइड हो रहा है, जो भी आउटसाइडर को पेमेंट करना है, और जो हमारे पास एसेट्स है
तो एसेट्स में से अगर कैपिटल को माइनस कर देंगे तो अदर्स जो ऑनर के अलावा जिसको पेमेंट करना है वो निकल के आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा हमारा लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें जैसे एग्जांपल में आपको क्या लग सकते हैं, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले रखा है, क्रेडिट पे हमने उधार में परचेज कर रखा है, क्रेडिटर्स, ये सब क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने उधार में ले रखे हैं। तो जो भी चीज है जो हमने लिया और उसको फ्यूचर में क्या है, फिर आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, जो भविष्य में जिसके बदले में जो भी हमने सेवा और सर्विस या गुड्स या सर्विस जो हमने एक्वायर कर रखा है उसके बदले में जो फ्यूचर में पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। तो अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन वो हम लोग देखते हैं। कहाँ चले गए थे नहीं सो गया लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस क्या हुआ कि जो ऑनर्स, कैपिटल क्या हुआ, जो बिजनेस में ऑनर ने इन्वेस्ट कर रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस क्या हुआ कि जो बिजनेस ने अर्निंग की, सपोज दैट उसने 10 लाख का बिजनेस ने सेल किया, रेवेन्यू जनरेट किया, और उसके रिगार्डिंग 8 लाख का एक्सपेंस इंक्लूड हुआ, तो ये क्या हुआ 2 लाख का प्रॉफिट यानी सरप्लस। तो ये जो है जो बिजनेस पैसा कमाएगा, तो बिजनेस का तो कुछ अपना एग्जिस्टेंस है नहीं, तो वो किसके लिए कमा रहा है, ऑनर के लिए कमा रहा है। तो ऑनर का कैपिटल प्लस जो उसने प्रॉफिट अर्न किए, तो उसने क्या अर्न किए कि 10 लाख का उसने रेवेन्यू जनरेट किया, और उसके अगेंस्ट में कितना 8 लाख का खर्चे किया और 10 लाख का उसने रेवेन्यू जनरेट किया, तो 2 लाख का जो बेनिफिट हुआ, और ऑनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगा रखा था, दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटरनल लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है, इसका भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को ही क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर। वैसी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा पीरियड में पेमेंट उसका करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, ये सब क्या है, लोन आपने 5 साल के लिए ले रखा है, तो 5 साल के लिए लोन ले रखा है, तो उसका पेमेंट 1 साल से ज्यादा यानी 5 साल में पेमेंट करना है, तो वो सब क्या आ जाएंगे हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होता है, तो दोज लायबिलिटीज which are required to be repaid within a short period, normally within a year। वैसी लायबिलिटी जो विदिन ए ईयर, 1 साल के अंदर में जिसका पेमेंट करना है, जैसे आपका क्रेडिटर्स, अब जो उधार सामान जिससे आप परचेज करते हो, तो ऐसा थोड़े है कि 5 साल 2 साल 4 साल बाद पेमेंट लेगा, वो तो होता है क्रेडिट टर्म होता है कि चलो भैया 10 दिन 20 दिन महीना दिन के लिए कोई उधार में सामान भेज देता है, तो क्रेडिटर्स हो गए। किसी का आउटस्टैंडिंग सैलरी है सपोज दैट, तो सैलरी कितने दिन में पेमेंट होगा, मैक्सिमम 10-15 दिन 20 दिन महीना दिन के अंदर में पेमेंट करना होता है। तो ये सब क्या है, इसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। तो लायबिलिटीज क्या होता है, जो आउटसाइडर, जो इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा जो भी पेमेंट करना है बिजनेस को, जो भी उसने ले रखा है, जो फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो हमारी लायबिलिटीज। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही वाकई में बिजनेस की लायबिलिटी होती है। उस एक्सटर्नल लायबिलिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा पीरियड में जिसका पेमेंट होना है, वो ऑटोमेटिक इसमें
क्वालिफाई होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म जो साल के अंदर में कोई लोन है, सपोज दैट 1 लाख का लोन है, अब ये विद इन ईयर पेमेंट करना है, तो ये लोन जो किस में फॉल कर जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में, ना कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। अगर मानिए कि 10 लाख का लोन है, अब पर ईयर एक लाख का पेमेंट अगर करना है सपोज एग्जांपल के लिए, तो जो 1 लाख का पोर्शन विद इन ईयर पेमेंट करना है वो किस में फॉल करेगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में, और 9 लाख लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा पीरियड में उसका पेमेंट होना है, तो किस में फॉल कर जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये जानते हैं किसके बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे। तो एसेट्स आर प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय द फर्म। फर्म मतलब कोई भी कंपनी हो गया, ये एक नाम जैसे इंडिविजुअल हो गया, प्रोप्राइटरशिप का है, या कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, जो भी है वो जो उसके पास है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ये सब किसके पास है, उसका ऑनरशिप अगर बिजनेस के पास है, फर्म के पास है, तो वो किसका, वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। लायबिलिटीज क्या है कि एक ऑब्लिगेशन है जिसको पेमेंट करना है, जैसे कि हमने किसी से उधार में परचेज कर रखा है, तो पास्ट में मतलब पीछे हमने परचेज किया, अब उसका फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज सेम, कोई फर्म हो गया, कोई एलएलपी, कोई प्रोप्राइटरशिप, कोई बिजनेस है, एंटरप्राइज जो बिजनेस कर रहा है, उसका पास्ट इवेंट्स, पीछे जो उसने काम किए, उससे जो उधार में परचेज लिए, लोन ले लिया, जो भी लिया, वो क्या है कि आज पीछे में लिया, अब आगे में उसका क्या करना है, पेमेंट करना है, वो इट हैज टू बी पेड। तो क्या है वो लायबिलिटीज कहलाता है। अब नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है, एसेट का हमेशा जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स जो भी गुड्स, प्रोडक्ट, कुछ भी जो क्वालिफाई करेगा एज ए एसेट, मतलब जो जिसका ओनरशिप फर्म इंटरप्राइज के पास होगा, वो उसका एसेट होगा। तो एसेट का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या है, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या है, एसेट है, क्योंकि वो उससे क्या करेगा, वो उसके पास ओनरशिप है, उसका यूज करेगा बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए। तो जब एसेट परचेज करेगा, तो एसेट का क्या नेचर होता है, रियल नेचर। रियल नेचर में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब उसके पास फर्नीचर आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब मान लो कि उसके पास फर्नीचर टूट फूट गया, उसको बेच दिया, तो क्या होगा, फर्नीचर उसके बिजनेस से जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब फर्नीचर को मानी बेच दिया, तो क्या होगा, उसके पास कैश में बेचा अगर, तो क्या होगा, कैश का भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, कैश भी क्या एसेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इस एंट्री से क्या पता चलता है कि बिजनेस से फर्नीचर गया और कैश आया, यानी कि हमने फर्नीचर बेचा और उसके बदले में हमें कैश रिसीट हुआ। फर्स्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश हमारे पास से गया और फर्नीचर हमारे पास आया। तो हमेशा नेचर ऑफ बैलेंस, एसेट जो भी एसेट का डिफिनेशन में क्वालिफाई होगा, उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और जो एवरी लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। जैसे उधार परचेज किए, तो उसमें क्या होता है, जैसे राम से अपने उधार में माल परचेज किए, तो इसमें एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज आपने परचेज किया, तो परचेज का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल मींस ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। राम से परचेज, राम का नेचर कौन सा है, पर्सनल। तो पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है, क्रेडिट द गिवर, उसने दिया है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, यहाँ पे राम को। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी जो भी चीज लायबिलिटी का डिफिनेशन में क्वालिफाई होगा, उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। और जो एसेट के डिफिनेशन में क्वालिफाई होगा, उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। अब साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट के किस साइड में क्या शो होगा, तो एसेट्स आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
राइट हैंड साइड, मतलब ये अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो ये राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड पे एसेट्स आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे क्या आएगा, लायबिलिटीज। तो राइट हैंड साइड पे एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज। तो डिफरेंस लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एसेट्स वो जिसका ओनरशिप होना चाहिए, नेचर ऑफ बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और ये बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे शो होता है। लायबिलिटीज का क्या होगा कि जो ऑब्लिगेशन है, जो हमने उधार में परचेज कर रखा है उसका पेमेंट फ्यूचर में करना है, वो क्या है, लायबिलिटीज है। जिसका दायित्व, लायबिलिटी मतलब क्या, दायित्व जो हमने ले रखा है, कुछ भी सामान परचेज किया, जो भी हमारे पास लोन ले रखा है, किसी उधार लिया है, तो वो आज लिया है तो फ्री में तो है नहीं, आज लिया कल उसको वापस करना है। तो जो भी चीज आपके पास है उसको वापस करना है, तो अपने लिए क्या है, लायबिलिटीज हो गया। उसका हमेशा क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और लायबिलिटी कहां से होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज हम लोग शो करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं लोग एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंडिचर कंसेप्ट के ऊपर। तो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर और इनकम तीनों को हम लोग साथ में लिखा है क्योंकि एक साथ समझने में इजी रहेगा। तो एक्सपेंस क्या होता है, इट मींस द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस रिड्यूस कैपिटल। अब इसको समझने के लिए एक और हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो पहले एक्सपेंडिचर पर हम लोग ध्यान दें कि एक्सपेंडिचर क्या है कि मनी स्पेंट, हमने पैसा खर्चा, या लायबिलिटी इनकर्ड यानी कि नगद में परचेज किया या उधार में एक्वायर किया, गुड्स सर्विस एसेट्स कुछ भी, वो क्या है, एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट एक बुक शॉप वाला है, उसने 1000 पीस बुक्स परचेज किए। अब 1000 पीस उसने 100 के हिसाब से बुक परचेज किए, यानी कि 1 लाख का उसने परचेजिंग किया। अब ये जो टोटल उसने जो परचेज किया 100 बुक्स, अमाउंट मनी स्पेंट या लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, या तो उधार में परचेज किया या इसको नगद में परचेज किया। तो ये जो टोटल 100 बुक्स जो परचेज किया इसने, ये क्या कहलाएगा, उसका एक्सपेंडिचर। जो भी, जैसे उसने एसेट परचेज किया, रेंट पेमेंट किया, ये सब क्या है, बुक परचेज किया, गुड्स परचेज किया जिसपे वो ट्रेड कर रहा है, डील कर रहा है। तो जो भी एज ए होल सोल में जो भी परचेज किया, 100 200 400 500 जो भी चीज परचेज कर रहा है, एसेट लायबिलिटी जो भी परचेज कर रहा है, उधार में या नगद में, जो परचेज करेगा इन टोटलिटी उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस क्या होता है, इट मींस द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ, इसने 1000 पीस बुक्स परचेज किए। अब सपोज दैट मानिए उसने 800 ही बुक सेल कर पाया, तो खर्चा कितना मानना चाहिए, 1000 टोटल एक्सपेंस या 800। तो क्या बोल रहा है कि इट मींस द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्चुअली उसने परचेज किया 1000 बुक्स 1 लाख में, और सेल कितना किया, 800 बुक्स। तो उसका खर्चा कितना होना चाहिए, 800 बुक्स पीस बुक्स हो गए और 100। तो उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, जितना टोटल उसने जो परचेज किया 1000 पीस, सेल किया 800 पीस, तो वो 800 पीस जो है वो क्या होगा, यूज हुआ, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो उसने टोटलिटी में परचेज किया उसमें से जितना उसने सेल आउट कर दिया, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, उसका खर्चा होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर एज ए होल, आप एक्सपेंडिचर का हम आगे बताएंगे। एक्सपेंडिचर के टाइप्स जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हैं, अब उस खर्चे में से कितना पोर्शन आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल कि 1000 पीस, जैसे एक
प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 10 एकर्स ऑफ लैंड परचेज किया। अब 10 एकड़ उसने लैंड परचेज किया पर बेचा है 8 ही एकड़, तो खर्चा उसका कितना माना जाएगा? 8 एकड़ लैंड को खरीदने में जो उसने पैसा लगाया, स्पेंड किया, मनी स्पेंड किया एक्वायरिंग द एसेट, वो क्या होगा? एक्वायरिंग द गुड्स सर्विस और एसेट, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ना कि 10 एकर्स। 10 एकर्स उसके लिए एक्सपेंडिचर है, पर एक्सपेंस कितना है? जितना उसने सोल्ड आउट कर लिया, मतलब 8 एकड़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक्चुअली अगर माना जाए मोटा मोटी तो क्या होगा? 8 एकड़ का जो खर्च, जो खरीदने में उसने कॉस्ट इनकर्ड किए है, वही एक्सपेंस होना चाहिए। अगर सपोज दैट मानिए कि एक बुक्स डीलर है कि उसने 1 लाख का बुक परचेज किया, ठीक है, और हम अगर इसको एज ए टोटल एक्सपेंस मान लें तो क्या होगा कि 96,000 का उसने सेल किया, तो इसके बेसिस पे तो ये दिख रहा है 4,000 का उसको लॉस हो गया। पर रियल टर्म में क्या हुआ कि उसने 100 रुपये का बुक परचेज किया और 120 में बेच दिया। अगर हम खर्चा को अगर सही वे में निकालें तो इससे क्या होगा कि उसने 80,000 के बुक्स को 96,000 में, 80,000 के बुक को उसने कितने में? 96,000 में सोल्ड आउट कर दिया। यानी कि एक्चुअल टर्म में उसने ₹16,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अगर पूरे हम लोग 1 लाख को खर्चे अगर मान लेते, एक्सपेंस मान लेते, तो क्या होता? दिखता कि इतना मेरे पास क्या है? 4,000 का लॉस है। अब इसके आगे, अब अगले साल में जो नेक्स्ट टाइम जब वो 200 बुक जो उसके पास पेंडिंग है, जब वो सोल्ड आउट करेगा तो उसके पास क्या दिखेगा? सिर्फ इनकम दिखेगा, क्योंकि उसका एक्सपेंस ऑलरेडी वो क्या कर रखा है। पिछले टर्म जब 800 बुक उसने सेल किया तो उसी समय उसने मान लिया था पूरा का पूरा खर्चा, तो उसका जो हम लोग कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी का, मेटेरियलिटी का, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग का है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जितना आप इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं, जो इनकम को जनरेट करने के लिए जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है? जो खर्चा कर रहे हो वही आपका एक्सपेंस है। तो हमने 120 रुपए में बेचा, यानी कि 800 बुक को 120 रुपए में बेचा, तो 800 बुक को जो परचेज करने में मेरा खर्चा हुआ वही मेरे लिए एक्सपेंस होना चाहिए, न कि 1000 बुक्स को परचेज करने में जो मेरा खर्चा हुआ मेरा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए। तो एक्सपेंस क्या होता है? इट मींस द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूज हुआ उसका कॉस्टिंग जो है वो क्या होगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या होगा कि मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, जो भी आपने या उधार में या नगद में जो भी आपने परचेज किया, आपने 1000 कुछ परचेज किया 1 लाख में, वो आपके लिए क्या एक्सपेंडिचर है। और उसमें से जितना का आपने यूज कर लिया, यानी कि सोल्ड आउट कर लिया, जो बिजनेस में यूटिलाइज कर दिया, जिससे जैसे कि आपने रेंट का पेमेंट किया तो मंथ बेसिस पे होता है। अगर रेंट का पेमेंट नहीं हो तो रूम बंद हो जाएगा आपका। प्रीमाइसेस जिससे भी आपने बिल्डिंग ले रखा है, अगर उसका मंथली रेंटल है, अगर रेंटल आप नहीं देंगे तो बिजनेस थोड़े चलने देगा, वो आपसे अपना प्रॉपर्टी वापस लेगा। तो रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी अगर पेमेंट नहीं होगा तो बिजली काट दी जाएंगे, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या अदर भी जो भी है जैसे लाइटिंग नहीं हो पाएगा, तो अंधेरे में थोड़े मार्केटिंग होगा, सेल परचेज होगा। तो खर्चा जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा, एक्चुअल खर्चा इनकर्ड हो रहा है, वो क्या होना चाहिए? एक्सपेंस। अब एक ही बार में कोई, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर 10 एकड़ ऑफ लैंड परचेज कर लिए और उसमें से 2 ही एकड़ बिका, तो उसका इनकम एक्सपेंस 2 एकड़ के बेस पे होगा, क्योंकि 2 एकड़ ही उसने सेल किया। तो 2 एकड़ सेल किया, 2 एकड़ को खरीदने में क्या खर्चा हुआ वही उस टोटल सेल जितना, जैसे 1 लाख रुपए एकड़ उसने परचेज किया और 1.5 लाख रुपए एकड़ सेल किए, तो क्या होना चाहिए कि 2 एकड़ उसने कितने में? 3 लाख में सेल किया, 2 एकड़ उसने 2 लाख में परचेज किया, यानी कि नेट प्रॉफिट 1 लाख सो होता है। पर एक्सपेंडिचर कितना होगा? टोटल 10 एकड़ का परचेज करने में, उसने एक्वायर्ड करने में जो भी उसने मनी उधार में लिया या नगद में लिया, तो क्या होगा उसके लिए खर्चा, एक्सपेंडिचर। और जो बेच दिया, जो पोर्शन उसने बेच के यूटिलाइज किया, जो पैसा लाया, वो उस पोर्शन के अगेंस्ट में उसने 2 एकड़ सेल किया, तो 2 एकड़ का ही जो पैसा उसने, जो कॉस्ट होगा वो उसके लिए एक्सपेंस होगा। अब इनकम क्या है? इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। यही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 1 साल, 1 ईयर का अगर पीरियड, 1 साल का अकाउंटिंग ईयर होता है, तो 1 साल के उसने जो भी, इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के अंदर में
एक पीरियड ऑफ टाइम में उसने जो एक साल एक महीने जब भी जितने पीरियड का आप निकाल रहे हो उस पीरियड में वो जो कमाया, अब ये क्या हो गया, इन अदर वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। डिफरेंस बिटवीन, जैसे इस केस में कि उसने 800 बुक्स सेल किए, तो 800 बुक्स 120 रुपए के हिसाब से सेल किया, यानी कि 96,000 का उसका क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि 800 बुक्स परचेज करने में उसने कितना कॉस्ट इनकर्ड किए थे, तो 100 के हिसाब से 80,000, तो रेवेन्यू 96,000 और एक्सपेंडिचर 80,000, तो 96,000 माइनस 80,000 यानी कि 60,000, ये इनकम क्या हुआ 60,000। तो इनकम जानने के लिए क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है कि जिस पोर्शन को आपने यूटिलाइज कर लिया, जैसे सिंपल जो गुड्स आपने परचेज किए तो टोटल परचेज किए उसमें से जितना बेचा उसके रिलेटेड खर्चा हमारा एक्सपेंस होगा, और जो नहीं बिका वो हमारा भी स्टॉक होगा, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा हुआ उसका ओनरशिप मेरे पास है। जब बिकेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, खर्चे में रेवेन्यू जनरेट करेगा, और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस, उस बुक्स के कीमत को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को उस रेवेन्यू से माइनस करने हमारा इनकम हो जाएगा। तो एक्सपेंस जो यूटिलाइज हुआ, एक्सपेंडिचर होनली जो भी एक्वायर का मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस, जो भी हम इनकर्ड कर रहे हो क्या हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेंडिचर के टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन, इसमें क्या क्या है कि 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर मेड ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट्स और एडिंग टू देयर वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है कि ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर मेड ऑन बाइंग, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए जो खर्चा, जैसे कि लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर फिक्सर, जो भी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्चा इनकर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में डेबिट साइड में शो होता है। अब इसमें अदर एडिंग टू देयर वैल्यू, एडिंग टू देयर वैल्यू का मतलब जैसे कि आपने 10 लाख का प्रॉपर्टी परचेज किया, तो 10 लाख आपने जो सेलर था उसको, बायर ने सेलर को पेमेंट किया, पर उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री भी करवाने होते हैं, तो रजिस्ट्री चार्ज जो पे करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो भी खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं उस कॉस्ट, उस जो भी एसेट को एक्वायर करने में उससे जो डायरेक्ट रिलेशन में जो खर्चा इनकर्ड किया जाता है वो क्या होता है, एडिंग टू द वैल्यू। तो वो 2 लाख मानिए कि 10 लाख का प्रॉपर्टी है जो आपने सेलर को पेमेंट किया, फिर उसका रजिस्ट्री करवाया, तो उसमें 2 लाख रुपए आपके खर्चे हुए, तो 2 लाख एक्चुअली क्या हुआ, वो आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ाएगा, तो एडिंग टू देयर वैल्यू। अब सपोज दैट मानिए कि दिल्ली में एक प्रोडक्ट है जिसका कीमत है ₹50,000 और बिहार में उस प्रोडक्ट का कीमत है ₹56,000। अब प्राइमा फेसिया देखने से ये लग रहा है कि प्रोडक्ट हमें कहां से, दिल्ली से परचेज करना चाहिए, और दिल्ली में अगर परचेज कीजिएगा और इसको बिहार में लाने के लिए अगर 10,000 रुपए का आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्टिंग कितना होगा, 50 या 60। अगर वो बिहार में परचेज करते हैं तो उसका कॉस्टिंग कितना होगा, 56, और दिल्ली से परचेज किए तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर 10,000 ऐड कर दिया जाए तो इसका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 60,000। तो उचित कहां से होगा परचेज करना, बिहार से। तो वैसे जो भी चीज, जो भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हो उससे डायरेक्ट रिलेशन में, उसके डायरेक्ट, जैसे आपने कोई विदेश से बाहर से माल मंगाया तो उसके ऊपर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी है, वो पेमेंट आप कर रहे हो, तो वो खरीदने के पर्पज से ही पेमेंट हो रहा है। जैसे आप गाड़ी परचेज करते हो, उसमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, मैंडेटरी है, उसके बगैर गाड़ी नहीं आएगा, तो वो कराना पड़ता है, उसका रोड टैक्स पेमेंट करना होता है। तो गाड़ी परचेज किए उसी के कारण वो खर्चा इनकर्ड हुआ। तो जो भी कैपिटल, जो भी फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं और उसके लिए जो खर्चा इनकर्ड हो रहा है, एडिंग टू देयर वैल्यू, वो क्या होता है, एडिंग टू देयर वैल्यू, तो वो कहां पे जाएगा, वो क्या किसमें क्वालिफाई होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कैरी ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट बेनिफिट्स इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, कंज्यूम्ड या एडजस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। अब सपोज दैट रेंट है, तो रेंट आपने महीने दिन का पेमेंट किया है, ऑब्वियस सी बात है, 1 महीना बिजनेस कीजिएगा, 1 साल का पेमेंट किया था 1 साल, तो वो क्या होता है कि वो कंज्यूम होते जाता है। पर आपने एक
फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर 1 साल 1 महीने के लिए तो होता नहीं, वो 10 साल भी चल सकता है, 5 साल। अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस जैसे कि टूट गया, किसी उस पर कुछ भारी सामान जिस डाल गया या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुए, वो टूट गया, वो अलग बात है। पर हकीकत में अगर उसको बढ़िया से रखा जाए तो वो मोर देन 1 ईयर। पर रेंट का पेमेंट आप क्या होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली हो सकता है कि 1 साल का एक बार पेमेंट कर दो, तो वो जितना दिन के लिए पेमेंट किया उतना दिन में ही कंज्यूम होता है। सैलरी, अब 1 महीना वर्कर काम करेगा तो 1 महीने को उसको सैलरी पेमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है कि उसी पीरियड में नॉर्मल कोर्स अगर बिजनेस चलाना है तो सैलरी पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, रेंट का पेमेंट करना है, ऑफिस अगर आपने खोल रखा है तो उसमें कुछ खर्चे होंगे, स्टाफ है तो स्टाफ वेलफेयर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होंगे, तो ये सब जो खर्चे हैं वो बिजनेस है तो ये इनकॉर्ड होते रहेंगे, नॉर्मल कोर्स में ये खर्चे आते रहेंगे। तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। वो बिजनेस को रन करना है तो ये खर्चा इनकॉर्ड करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो वो क्या होता है, वो किसमें क्वालिफाई होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच यूजफुलनेस एक्सटेंड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कहते हैं वेजेस, सैलरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर फिक्चर्स, ये सब क्या हुए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, सैलरी, वेजेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच यूजफुलनेस एक्सटेंड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल से। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट या इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। अब सपोज दैट, मानिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आप देखते हैं कि टीवी पे ऐड आता है, बहुत सारा आईपीएल हो रहा है, मैच हो रहे हैं, उसमें उसका वो ऐड आते रहता है। अब प्रोडक्ट नया है, अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, अब उसका नाम नहीं है तो प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा। तो नाम जानने के लिए क्या होता है, नाम एक्नॉलेज हो, लोग जाने तभी तो परचेज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक बार जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ह्यूज एक्सपेंडिचर, पेपर में, न्यूज पे, टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, मतलब जो भी है, प्रिंट मीडिया, सब जगह एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, हैवी एक्सपेंडिचर कॉस्ट इनकर्ड होता है। पर सेल तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो क्या हुआ, अभी तो हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट ही कि अब जानकारी होगा, लोग देखेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद परचेजिंग करेंगे। तो वो तो क्या है, अब एक बार में सपोज दैट मानिए कि 10 करोड़ का खर्चा होगा। अब 10 करोड़ का खर्चा एक ही साल में डाल दें, अब 10 करोड़ का खर्चा किए पर इस साल में बिका है मात्र 1 लाख यूनिट। अब आपने 1 करोड़ का बेचा है, 10 करोड़ का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। तो क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच यूजफुलनेस एक्सटेंड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या किया जाता है, इस 10 करोड़ का जो हम खर्चा किए, तो हम अनुमानित हैं कि इस बार खर्चा किए तो ये इसका बेनिफिट आगे चल के 8-10 साल तक हम लोग इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक बार फुल फ्लेज एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हम लोग कुछ दिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि उस 10 करोड़ के खर्चे को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उसको क्या करेंगे, मानिए कि 10 साल के लिए हम लोग उसको बोलेंगे कि नहीं 10 साल तक इसका बेनिफिट हम एक्वायर करेंगे, तो 1-1 करोड़ पर ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल में चार्ज करते जाएंगे। पर एक्चुअली इसका क्या है कि एज ए थियोरेटिकल पार्ट हो गया। करेंट में अभी कोई भी बैलेंस शीट आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। पर इसका पुराने से बुक्स में है तो ये क्या होता है, ये बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो किया जाता है, किधर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे एज ए एसेट, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको क्या कहते हैं, एसेट से इसको ट्रांसफर, जैसे कि एज ए डिप्रिसिएशन की तरह इसको भी पर ईयर एमोटाइज कर करके और पीएनएल में ट्रांसफर 1-1 करोड़ 1-1 करोड़, जैसे 10 करोड़ का है, 10 साल का हमने अनुमान किया है तो 1-1 करोड़ हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। जो बैलेंस जब तक बचा रहेगा वो हम बैलेंस शीट में शो करते रहते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो फिक्स एसेट एक्वायर में करने के लिए जो खर्चा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो ह्यूज अमाउंट हम एक्सपेंस किए नए नए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार के लिए, तो वो क्या है हमारे लिए डिफर्ड, उसको नंबर ऑफ पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसका बेनिफिट कंज्यूम करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अदर अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तब तक इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप
या तो मैसेज कर दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में या फोन पे जैसे भी होगा वैसे हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।